हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस को ख़त्म किया था। इनफैक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स आपको बोला गया था, वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उसका एग्जाम्पल होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अब दो ही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। दो टॉपिक्स हैं, एक तो वही सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वैसे ये सेमीकंडक्टर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो दो लेक्चर्स और चैप्टर खत्म। तो आज के लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, देख लेते हैं। अगर आज हो जाएगा खत्म, इसी लेक्चर में खत्म कर लेंगे। तो बेटा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वैसे तो आपको पता होगा कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वैल्यूज मेंशन की जाती हैं रेजिस्टेंस की, लिखाएंगे आपको हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में, लेकिन केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है उसको याद करने की। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर्स का दोनों के बीच में होता है। ये कंडक्टिविटी करते तो हैं, लेकिन जो इनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका नंबर या उनकी डेंसिटी होती है, जो मतलब उनका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, वो काफ़ी कम होता है। तो चार्ज कैरियर्स कम होने की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स से तो ज़्यादा होगी, बट कंडक्टर्स से बहुत कम होती है। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स। बेटा जी बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख लोगे, केमिस्ट्री में मोर देन इनफ है। सेमीकंडक्टर्स एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होते हैं दो टाइप के, एक एन टाइप, एक पी टाइप। थोड़ा सा पहले हम आपको आइडिया देते हैं इंट्रिंसिक के बारे में। ये क्या होते हैं इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो बेटा जी, एग्जाम्पल अगर हम लें, फ्यू 14th ग्रुप एलिमेंट्स। जैसे 14th ग्रुप में तो कार्बन भी आता है, कार्बन तो नॉन मेटल है, ये जनरली मेटलॉइड होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। बाकी टिन और लेड जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर की वजह से वो ठीक ठाक कंडक्टर्स होते हैं। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें, ये 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 होंगे। तो अगर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस तरीके से एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से अटैच होता है। बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इस तरीके से ये सिलिकॉन ले लो, इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही इसने भी 4 बनाए होंगे। ये 2 हमने दिखा दिए इस तरीके से, ऐसे दिखाया जाता है। बेटा जी इस तरीके से अगर देखा जाए, बिल्कुल आइडियली देखा जाए, तो होता क्या है, सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए वो फिलहाल कंडक्शन तो नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, हीट मिल जाती है। हीट की वजह से क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो यहां पर हमने दिखाया ये ब्रोकन बॉन्ड, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, ये और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको बनाएंगे आप, बनाने के बाद लिखेंगे ड्यू टू हीट फ्यू बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। फुल स्टॉप के बाद दीज इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कंडक्टिविटी या कंडक्शन। फिर आप फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस, हेंस दे आर ओनली सेमी कंडक्टर्स। तो ये
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो अपने खुद का उनका नेचर होता है। सिलिकॉन में ऐसा होगा, जर्मेनियम में ऐसा होगा, मतलब हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया इनमें कि हमने इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया हो। अब करना क्या होता है बेटा, इनका जो कंडक्शन लेवल होता है यानी इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, अगर कंडक्टिविटी इनकी बढ़ानी है, इनकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है कंडक्टिविटी वाली, तो इनमें डोपिंग कराई जाती है। और डोपिंग कराने के बाद जो बनता है ये आर्टिफिशियली बनाया गया, मतलब बाई मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। डोपिंग करा के इनकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा देते हैं। जब डोपिंग करा के कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और एक्सट्रिंसिक में दो होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। आपको बताएंगे कब एन टाइप बनता है और कब पी टाइप बनता है। फिलहाल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आप ये लिखोगे और लास्ट ये बता ही दिया था इसमें क्या लिखना है आपको, लास्ट में आप ये लिख दोगे, देयर कंडक्टिविटी नेचर इज नेचुरल, हेंस दे आर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, हेंस दे आर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तब देखिए बेटा अब क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, थोड़ा सा हम एक्सट्रिंसिक के बारे में बात करेंगे। ध्यान दें, एक्सट्रिंसिक में लिखिएगा, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी दे आर डोप्ड, देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड। फुल स्टॉप के बाद टू टाइप्स, पहला है एन टाइप। एन टाइप कब बनेगा जरा समझ लो पहले, फिर लिख लेंगे। एन टाइप तब बनता है जब ये मान लो हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल था, ये इस तरीके से हम लोगों ने ले रखा था पहले भी, फिर से ले रहे हैं, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है हमारे पास। ठीक है भाई, आपको पता है कुछ जगह पर बॉन्ड्स टूटे हुए होंगे, वो हम नहीं दिखा रहे हैं यहां पे। बॉन्ड्स टूटे हुए होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उनकी वजह से तो कंडक्टिविटी होगी ही होगी। अब हम क्या कराते हैं, इसमें डोपिंग कराते हैं। ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जब हम डोपिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी की, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये हुआ जैसे इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो हम डोपिंग कराएंगे किसी ऐसे की जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हों 4 से ज्यादा, मतलब 5 वाले का। 15th ग्रुप एलिमेंट आर्सेनिक होता है जनरली, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, गैसियस फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस की भी कराई जा सकती है लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। आर्सेनिक या एंटीमनी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर हम आर्सेनिक की डोपिंग करा देंगे तो जहां पर आर्सेनिक की डोपिंग होगी, ये आर्सेनिक आ गया बेटा जी। आर्सेनिक के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, और 5वां इलेक्ट्रॉन ये क्या आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू किसकी वजह से, डोपिंग। तो जहां जहां पे आर्सेनिक की डोपिंग करा दी जाएगी वहां वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं अब कैसे होंगे, इंट्रिंसिक से ज्यादा होंगे और इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इन्हें एन टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉन। यहां का जो चार्ज कैरियर है वो क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन। हालांकि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन या आयन ही होते हैं, पी टाइप में भी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टिविटी होगी, लेकिन वहां पर चार्ज कैरियर्स होल्स माने जाते हैं, बाई कन्वेंशन होल्स माने जाते हैं, और होल्स को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इसलिए वहां पी टाइप बोलेंगे। फिलहाल यहां पर
एन टाइप में अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, लिखिएगा व्हेन 14th ग्रुप एलिमेंट एज सिलिकॉन इज डोप्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, एग्जांपल 15th ग्रुप एलिमेंट एज आर्सेनिक एंटीमनी। कॉमा लगा, उसके बाद कॉमा लगा के लिखें, वन मोर इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री विद ईच डोपिंग, फुल स्टॉप के बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। फिर आप फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे हेयर चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड हेंस दीज आर एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो ये किस टाइप के सेमी कंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप के। दीज आर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पी टाइप। पी टाइप में हमने क्या किया, ध्यान देना, ये हमारे पास वही क्रिस्टल था। इस बार जो हमने डोपिंग कराई वो हमने कराई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, डेफिशिएंट सिलिकॉन के रेस्पेक्ट में। इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो हम जो डोपिंग कराएंगे उसकी कराएंगे जिसके आखिरी शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 13th ग्रुप पे आ जाओ, बोरॉन नॉन मेटल है छोड़ दो, एल्यूमिनियम मेटल है उसको हटाओ, गैलियम है, इंडियम है, इनकी डोपिंग अगर हम करा दें, मान लो आपने गैलियम या इंडियम की डोपिंग करा दी, तो गैलियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया यहाँ पे, 1 यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, और इस वाली जगह पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो ये जो चीज यहाँ बनेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसको हम बोलते हैं होल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, होल बनते हैं। तो यहां पर जहां जहां पर डोपिंग कराओगे वहां ये होल्स बन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब यहां से यहां मूव करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इधर मूव करेगा। भाई होल क्या है, होल इज नथिंग, होल पर चार्ज क्या है, होल कोई मैटर तो है नहीं जिस पर कोई चार्ज हो। लेकिन बाय कन्वेंशन जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव किया तो ये फिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, और यहां पर क्या बन जाएगा, होल। इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि होल इधर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। इधर की तरफ क्या मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है। और अगर इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो इधर की तरफ क्या माना जाएगा, पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। तो यहां पर बाई कन्वेंशन, हालांकि मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, लेकिन बाई कन्वेंशन ये माना गया कि होल्स मूव कर रहे हैं और होल्स के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज माना गया है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो लिखिएगा व्हेन 14th ग्रुप एलिमेंट एग्जांपल सिलिकॉन इज डोप्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एग्जांपल 13th ग्रुप एलिमेंट्स एज गैलियम, कॉमा लगा के, होल्स आर फॉर्म्ड एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, फुल स्टॉप के बाद बाय कन्वेंशन हेयर चार्ज कैरियर्स आर होल्स विच आर कंसीडर्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच आर कंसीडर्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो चार्ज कैरियर्स यहां पर क्या माने गए हैं, होल्स, और वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, हेंस दे आर पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो बेटा आपने डोपिंग पढ़ ली, यहां पे इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ लिया। इंप्योरिटी डिफेक्ट जो हमें पढ़ना था कोवेलेंट क्रिस्टल्स में, वो यहां पर क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेमी कंडक्टर्स को खत्म कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चैप्टर में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़नी है सॉलिड्स की। जो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, वैसे 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की पढ़ते थे पहले, एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और तीसरी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो अब सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो हमें अब 2 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और कुछ छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स पढ़ने हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप जो अगली हेडिंग डालेंगे वो होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जिन 2 प्रॉपर्टीज या तीनों के नाम लिख लेंगे हम, लेकिन पढ़ेंगे 2 को ही, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में जो 3 हमें पढ़नी है वो एक है, नाम लिखें तीनों के, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज,
दूसरी जो हमें पढ़नी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और तीसरी हमें पढ़नी है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ये नहीं पढ़ेंगे हम, इन दो के बारे में ही बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से। बेटा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमें पढ़ना क्या है कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं और उनके कुछ फीचर्स, इनकी बात करनी है। तो सीधे सीधे आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होते हैं पहले कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग कापा लिया करते थे, तो जो कापा की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कंडक्टर्स के लिए 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर होती है। दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए कापा की वैल्यू बहुत कम होगी। जो कापा की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻20, मतलब ये कापा का मतलब है कंडक्टिविटी, से लेकर 10⁻⁻10 जो यूनिट लिखी हुई है। और तीसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनके लिए कापा की वैल्यू 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ ये जो यूनिट लिखी है उतनी होती है। अच्छा, ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। जो ख़ास बात केमिस्ट्री में पढ़नी है वो ये पढ़नी है, एक थ्योरी है, बैंड थ्योरी कहते हैं जिसको। बैंड थ्योरी के बेसिस पे इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब ये बताया गया है कि कुछ सब्सटेंसेस कंडक्टर्स क्यों होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स क्यों होते हैं और कुछ सेमीकंडक्टर्स क्यों होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आप एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाय बैंड थ्योरी। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाय बैंड थ्योरी। देखो बैंड थ्योरी में क्या कहा गया। बैंड थ्योरी एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन करती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको याद आ रहा होगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ भी ऐसे ही बोला गया, भाई मान लो चलो कोई मेटल ले लिया या नॉन मेटल ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक मेटल ले लिया हमने, मेटल लिया तो मेटल में क्या हुआ होगा, मेटल के एटम्स, बहुत सारे एटम्स ने ओवरलैप किया होगा। ओवरलैप करके 1s ने, 2s ने, 2p ने, तो इस तरीके से ओवरलैप करने के बाद क्या बनाए होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे 1s और 1s से जो बनेगा, या चलो हम एग्जाम्पल एक ले लें, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आखिरी शेल का है वो 2s2 और p0 है। तो इसका 2s एक एटम का, 2 एटम का, 3 एटम का, ऐसे ही n एटम्स के 2s ने ओवरलैप करके क्या किया होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए होंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं 2s वाले जो बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी में ज़्यादा अंतर तो होगा नहीं, वो लगभग सेम एनर्जी के आसपास ही होंगे। तो ऑर्बिटल्स का एक जो सेट बनता है, क्या करते हैं, मान लो थोड़ा बहुत एनर्जी में अंतर भी है, ऊपर नीचे है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे करके पूरा एक जो सेट बनता है ऑर्बिटल्स का, उसको हम कहते हैं बैंड। उसको क्या बोलते हैं, बैंड। बैंड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। लो एनर्जी ऑर्बिटल्स वाले कंडक्शन बैंड्स होते हैं, और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स के जो बैंड्स होते हैं, सॉरी उल्टा बोल गए, लो एनर्जी वाले बैंड्स बैलेंस बैंड्स होते हैं और हाई एनर्जी वाले बैंड्स कंडक्शन बैंड्स होते हैं। एक बार फिर से समझिएगा क्या हुआ था।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए और ओवरलैप करके क्या बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लगभग जो सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो एक कलेक्टिव फॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड बैंड। बैंड्स होते हैं दो टाइप के, एक बैलेंस बैंड्स, लो एनर्जी वाले बैंड्स बैलेंस बैंड्स बोले जाएंगे, और हाई एनर्जी वाले बैंड्स कंडक्शन बैंड्स बोले जाएंगे। अच्छा, बैलेंस बैंड्स कौन बनाता है, जो ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं पूरी तरीके से। जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो भी पूरी तरीके से क्या होंगे, भरे हुए होंगे, तो वो बनते हैं बैलेंस बैंड्स। अच्छा, अगर ये कैसा है, एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p, तो 2p जब ओवरलैप किया होगा बहुत सारे एटम्स का, तो उसने जो बैंड बनाया होगा वो हाई एनर्जी का होगा, वो खाली होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो इस तरीके से दो टाइप के बैंड्स बनते हैं, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड कौन बनाता है, आप इतना याद रखें, अगर आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है तो इस तरीके से आप लिख करके आएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। The molecular orbitals of almost same energy form bands when they are collected। जब वो कलेक्टेड होते हैं, कलेक्टिव वे में होते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, वो बैंड्स बना लेते हैं। अब आप लिखेंगे बैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले नंबर एक बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड्स आर फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेरिलियम 2s, जब बहुत सारे एटम्स का 2s ओवरलैप किया होगा तो उसने क्या बनाया होगा, बैलेंस बैंड बनाया होगा, और बैलेंस बैंड भी पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। हम एग्जांपल इस तरीके से दे देते हैं, ये 2s के ओवरलैपिंग से एक बैंड बना, और ये इस तरीके से हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये भरा हुआ है, ये 2s से बना है, ये जो है ये है बैलेंस बैंड, और जो 2p की ओवरलैपिंग से बना होगा वो बना होगा यहां पर, उसको हम क्या कहते हैं, ये बिल्कुल एम्प्टी है, ये फील्ड है यहां पर, और ये कैसा है, ये है एम्प्टी। ये जो बना हुआ है ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बन गया बैलेंस बैंड, ये बन गया कंडक्शन बैंड। पहले आपने लिखा बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड में आप लिखोगे फिल्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर फुली फिल्ड, और कंडक्शन बैंड में आप लिखोगे फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड भी बनाते हैं, तो ये हो गया बैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। दो टाइप के बैंड्स बन गए। अब ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होगा तो वो कंडक्शन नहीं करेगा, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी फिलहाल आपको बेरिलियम में क्या दिखाई दे रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, बैलेंस बैंड में हैं। कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये कंडक्टिविटी नहीं करेगा, लेकिन होता क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। लिखाएंगे आपको, दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप बहुत कम है, या ये वाला बैंड और ये वाला बैंड ये आपस में ओवरलैप करते हैं, एनर्जी में इतने जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इतना कम है कि ओवरलैप कर रहे हैं, और ऐसा मेटल्स में होता है, तो एनर्जी का गैप जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, और जब कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा तो उसको हम फ्री टू मूव मानेंगे और वो कंडक्टिविटी करेगा। तो कहा जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मेटल्स में बैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड जो होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स के बीच में जो एनर्जी का गैप है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो बहुत कम होता है, या एटॉमिक ये जो बैंड्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं, दैट्स वाई वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके केस में ये एनर्जी का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, और इंसुलेटर्स में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंडक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस थ्योरी में समझाया गया। एनर्जी का गैप कितना होता है उसकी वैल्यूज भी दी गई हैं, लेकिन ये सारी बातें फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है ये केमिस्ट्री में याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा नहीं रहा हूँ। अगर लिखाऊंगा फिर कुछ लोग याद भी करेंगे, याद करेंगे तो उनके लिए ये थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए लिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे, जानबूझ के फिजिक्स में आपको पढ़ाए ही जाएंगे। तो आपने हेडिंग डाली है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाय बैंड थ्योरी, तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप
टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फुल स्टॉप के बाद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी फॉर्म a band when collected, form a band when collected। फिर फुल स्टॉप के बाद बैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है बैलेंस बैंड, लिखिएगा इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड। फुल स्टॉप के बाद बैलेंस बैंड्स आर लो इन एनर्जी, बैलेंस बैंड्स आर लो इन एनर्जी। दूसरा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में आप लिखेंगे फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, विच आर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। तब लिखेंगे इसी में फुल स्टॉप के बाद कंडक्शन बैंड्स आर हाई इन एनर्जी, कंडक्शन बैंड्स आर हाई इन एनर्जी। तो बेटा अगर आप इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप बेरिलियम ले सकते हैं। एग्जाम्पल बेरिलियम ले लें, हम केवल वैलेंस शेल की बात करेंगे। तो वैलेंस शेल में 2s और 2p, इसमें 2 हैं, इसमें 0 हैं। तो आप बस इतना लिखिएगा 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म बैलेंस बैंड विच इज फिल्ड। बैलेंस बैंड बनेगा वो भी कैसा होगा, फिल्ड होगा, विच इज फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। और इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म कंडक्शन बैंड विच इज एम्प्टी। अब आप नई लाइन से लिखें व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा होने के लिए माना गया है फ्री टू मूव। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कंडक्शन बैंड में, लिखे नई लाइन से या एक पॉइंट इसी में लिखिएगा द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन energy gap. The energy difference between valence band and conduction band is called forbidden energy gap. ये forbidden energy gap बोला जाता है। अब आप नई लाइन से लिखिए in metals energy gap between valence band and conduction band is either very small or these bands overlap with each other, these bands overlap with each other, hence electrons can easily move from valence band to conduction band and they are good conductors of electricity। ये metals की बात हो गई, they are good conductors of electricity। full stop के बाद the forbidden energy gap in insulators is, the forbidden energy gap in insulators is very large, comma electrons cannot be shifted to conduction band hence they cannot conduct electricity। फिर लिखेंगे लास्ट में in semiconductors energy gap is intermediate of metals and energy gap is intermediate of conductors and insulators, hence they can conduct electricity to a small extent,
दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट। देखिए ऐसे करके बनाए जाते हैं। ये हमने लिया, ये ऊपर की तरफ जो हम ले रहे हैं, ऊपर की तरफ है कंडक्शन बैंड, और जो नीचे की तरफ हम लेंगे वो क्या लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं बैलेंस बैंड। ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड या तो क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से। ये कहानी मेटल्स की है, इसको हमने फील्ड दिखा दिया। ओवरलैप करते हैं या फिर क्या होता है, इनमें अगर एनर्जी का डिफरेंस भी होता है तो थोड़ा पतला करके बना रहे हैं आप, थोड़ा चलो थिकनेस ज़्यादा ही रखना, या एनर्जी का जो गैप होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी है मेटल्स, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। अच्छा, सेमी कंडक्टर्स में क्या होगा, ये जो गैप होगा इसकी वैल्यू तो हम एग्जैक्टली नहीं लिख रहे हैं, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ये चीज क्या है, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो यहां पर बढ़ जाएगा, ये गैप एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम जा पाएंगे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो ये कहानी है सेमी कंडक्टर्स की। अच्छा, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो एनर्जी का गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर सकते बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इसलिए ये क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हैं इंसुलेटर्स। फिलहाल बैंड थ्योरी में ही इतना ही। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हम डालेंगे हेडिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, लिखिएगा साथ में समझते जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहले होते हैं बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक में लिखिएगा दे आर नॉट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नॉट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इनका मैग्नेटिक फील्ड में अगर ले जाओगे तो इन पर कोई अट्रैक्शन नहीं लगता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय द सब्सटेंसेस, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय द सब्सटेंसेस इन विच all orbitals are completely filled, all orbitals are completely filled, that is they have no unpaired electrons। तो इनमें बेटा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अगर हम इस तरीके से ले लें अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड n अगर मान लें तो वो कितने होंगे, 0 होंगे। अगर हमें डायामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स निकालने पड़े, अगर आपको कोई मेटल दे दिया गया, मेटल का एटम दे दिया गया, मेटल का आयन दे दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे जिंक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्या आता है 4s2 3d10, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। या Zn+2 है, या कुछ कंपाउंड्स होते हैं उन्हें तो आप याद ही कर सकते हो। फिलहाल आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, और MOT ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स केवल डाई एटॉमिक तक ही आपके सिलेबस में है। ट्राई एटॉमिक या इससे ऊपर के लिए MOT आपके सिलेबस में नहीं है। NaCl है या बेंजीन है, ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। सेकेंड है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में लिखिएगा दे आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
आप देख सकते हो, जैसे आयरन +2 है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या Cu+2 है। इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल O2 होता है, ये आप MOT से फाइंड कर सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। अच्छा, जो अगर कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है मतलब उसको मैग्नेटिक बोल देते हैं, तो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक है इसको मेज़र करने के लिए एक टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट टर्म दिया गया है, लेकिन यहां पर हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ही कंसीडर करते हैं। तो लिखिएगा, पैरामैग्नेटिज्म इज कंपेयर्ड बाय स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट μs निकालने का फार्मूला है √n n+2। n है यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी जो यूनिट आएगी वो यहां पर आएगी bm। bm का मतलब है बोर मैग्नेट्रॉन। ये बहुत छोटी यूनिट होती है, तो ये पैरामैग्नेटिज्म को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो तो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तीसरे होते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की ही एक कैटेगरी है, लेकिन ये हाईली पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इवन अगर इनको एक बार आप मैग्नेटाइज कर दो तो ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखिएगा, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप के बाद, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप के बाद, दे कैन बी कन्वर्टेड टू परमानेंट मैग्नेट। देखो, ऐसे भी इनका बिहेवियर समझाया जाता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस आप लोगे, पहले एग्जांपल देख लो। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? ये वेल नोन एग्जांपल्स हैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट या Cr, कोबाल्ट C कैपिटल O छोटा, CrO2, ये सब होते हैं एग्जांपल्स इसके। इसके बिहेवियर को इस तरीके से समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे अगर हमारे पास मान लो आयरन का टुकड़ा है, तो आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा है, तो होता क्या है इसमें, एटम्स या आयंस जो भी हैं, एटम्स के ग्रुप को हम कहते हैं डोमेन्स कहते हैं। जहां पर जैसे इस तरीके से है, हमने ये बना लिया, तो क्या होगा, एटम्स का एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं और जिनकी जो स्पिन है वो सेम साइड में है। इस तरीके से ये बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ध्यान देना, डोमेन्स हैं। और ये डोमेन्स, इनकी सबकी स्पिन कहां है, एक ही तरफ है। इस तरीके से ये जो हमने लिया है ये डोमेन है। डोमेन का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग स्पिन इन सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो सारे डोमेन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। ये आप ये मान के चलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के डोमेन्स में जो एटम्स हैं वो ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो एक पर्टिकुलर डोमेन होता है, हर डोमेन एक टिनी मैग्नेट की तरह काम करता है, छोटा मैग्नेट माना जाता है। दरअसल ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के बाद आप पढ़ोगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ये डोमेन्स वाली कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद आप फोर्थ पढ़ोगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, सुनिएगा। आप जब एक एटम में देखोगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये तो सब आप कॉपी कर ही लेना। इसमें जो फोर्थ हम पढ़ेंगे वो होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में होता क्या है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये डायामैग्नेटिक होते हैं, उसकी वजह ये होती है बेटा जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और आपको पता है कि एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो जैसे ये एक डोमेन है, मतलब मान लो इसमें 1000 एटम्स हैं, 1000 एटम्स हैं और वो सब जो उनकी स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो हमने ऐसे करके दिखा दिया ये डोमेन, एक डोमेन, दूसरा इसको भी हमने ऐसे करके दिखा दिया, ये डोमेन इसको हमने ऐसे करके दिखा दिया। लेकिन और 3 डोमेन जो हैं वो उनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है बट उसकी स्पिन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक अनपेयर्ड होने के बाद भी स्पिन जो है अलग अलग डोमेन्स की स्पिन अलग अलग है और क्लॉकवाइज वाले और एंटी क्लॉकवाइज वाले जो डोमेन्स हैं उनका नंबर भी कैसा है, इक्वल है। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में लिखिएगा थ्योरेटिकली दीज सब्सटेंसेस शुड बी पैरामैग्नेटिक due to presence of unpaired electrons, should be paramagnetic due to presence of unpaired electrons, but actually they are diamagnetic due to opposite alignment of domains in equal number, due to opposite alignment of domains in equal number। एग्जाम्पल होगा यहां पर MnO। एक और रह गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वो है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, इस तरीके से होता है, क्लॉकवाइज 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 डोमेन, ये भी क्लॉकवाइज और 2 हमने ये ले लिए, ये कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे अगर आप यहीं से चेक करो तो आपको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसको तो हाईली पैरामैग्नेटिक यानी फेरोमैग्नेटिक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये है केवल पैरामैग्नेटिक, मींस इनका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड। थ्योरेटिकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम है। क्यों? क्योंकि डोमेन्स का जो अलाइनमेंट है वो रैंडम है, मतलब कुछ क्लॉकवाइज हैं कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं बट उनका नंबर सेम नहीं है। तो लिखिएगा फेरी मैग्नेटिक में थ्योरेटिकली दीज सब्सटेंसेस आर फेरोमैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट एक्चुअली देयर ऑब्जर्व्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज लेस देन थ्योरेटिकल वैल्यू। इट इज ड्यू टू, फटाफट लिखते जाइए, इट इज ड्यू टू रैंडम अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। यहां पर एग्जाम्पल है Fe3O4। ये तो हो गए फेरी मैग्नेटिक। बेटा यहीं पे हम एक टर्म पढ़ेंगे, जरा पहले समझिएगा। कोई भी सब्सटेंस फेरो है, एंटी फेरो है या फेरी है, इन तीनों की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इनको हीट करते हो तो हीट करने पर डोमेन्स का जो अलाइनमेंट होता है वो रैंडम हो जाता है। जैसे ये फेरो है, फेरो इसलिए है क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले डोमेन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। हीट करोगे तो जो डोमेन्स का अलाइनमेंट है वो रैंडम हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरा में। ऐसे ही ये भी कन्वर्ट हो जाएगा पैरा में, और ये तो रैंडम ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये भी कैसा रहेगा, पैरा ही रहेगा। हीट करने पे एक ऐसा टेम्परेचर आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि उसके बाद, जनरली इसके लिए दिया गया है ये टर्म, एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म नहीं मिलती है, उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म नहीं मिलती है। उस टेम्परेचर को एक नाम दिया गया है, नाम दिया गया है क्यूरी टेम्परेचर। तो आप डालेंगे हेडिंग, एक नोट करके डाल लें, हेडिंग है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर में बेटा लिखिएगा फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स
चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक एट हाई टेम्परेचर, चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक एट हाई टेम्परेचर, फुल स्टॉप के बाद दिस इज ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स ऑन हीटिंग, दिस इज ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स ऑन हीटिंग। तब लिखिएगा नई लाइन से लिखें, ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर above which ferromagnetism is not observed, above which ferromagnetism is not observed is called Curie temperature, is called Curie temperature। तो वैसे तो क्यूरी टेम्परेचर जो नाम दिया गया है, डेफिनेशन दी गई है, वो फेरोमैग्नेटिक के लिए दी गई है, लेकिन ये एप्लीकेबल फेरी मैग्नेटिक में भी है। जो Fe3O4 होता है, इसका जो फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर है वो 850 केल्विन के बाद नहीं मिल पाता है, 850 केल्विन के बाद नहीं मिल पाता है। तो अगर कई बार आपसे पूछा जाए Fe3O4 को अगर हम 850 के ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोल दोगे सिंपली ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जो फेरी मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक नाम हम यहाँ पर और पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे जिस टर्म का नाम है सुपर कंडक्टिविटी। देखिए बेटा, आपको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, और मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस घटती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करते जाइए, कम करते जाइए, ऐसा करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो होने के बाद इस सब्सटेंस को, जो भी सब्सटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, और जो फिनोमिना होगी वो सुपर कंडक्टिविटी होगी। तो सुपर कंडक्टर ही अगर आप हेडिंग डाल रहे हो, सुपर कंडक्टर्स, तो ये जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनका नाम था कैमरलिंग। कैमरलिंग ने ये नाम दिया था और इन्होंने 1913 में ये टर्म इंट्रोड्यूस कराया था, और मरकरी के लिए खासकर बताया था। जो मरकरी था वो 4 केल्विन पर जो मरकरी है वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो लिखिएगा एक लाइन में, सुपर कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, फुल स्टॉप के बाद कंडक्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फुल स्टॉप के बाद इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एट 4 केल्विन मरकरी बिकम्स सुपर कंडक्टर। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दिस टर्म वाज गिवन बाय कैमरलिंग इन 1913। बेटा फिलहाल तो मैंने ये चैप्टर अपनी तरफ से खत्म कर दिया है, अगर कोई एक आध टॉपिक हो सकता है गलती से रह गए हों तो बाद में देख लेंगे, बाद में वीडियो लेक्चर बना के डाल देंगे। इसका असाइनमेंट फेसबुक पेज पर अपलोड किया जा चुका है, आपको उसको डाउनलोड कर देना चाहिए। जहां जो फेसबुक पेज का लिंक है वो हर वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, और जो इसकी प्लेलिस्ट होगी सॉलिड स्टेट की, वहां पर आपको असाइनमेंट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए भाई एक तो आपको फेसबुक चलानी पड़ेगी, फेसबुक आपके फ़ोन में होनी चाहिए। नंबर 2, गूगल ड्राइव होनी चाहिए, वो भी अपडेटेड, और आप पेज को लाइक करके रखें। तो बेटा इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है, आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, थ्योरी पूरी कंप्लीट करिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए और असाइनमेंट को भी कंप्लीट करिए। असाइनमेंट लाइव क्लास में डिस्कस किया जाता है, तो जो लाइव क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ले रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए। तो पढ़िए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर